हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 13 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 14 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए आपको दिया है बॉयकॉट, बी है घेराव, सी है बंद और डी क्या है हड़ताल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉयकॉट। और जो सीसी बॉयकॉट हैं, ये आयरलैंड के एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर ही क्या है बॉयकॉट शब्द का जो प्रयोग है आधारित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला है, वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। दूसरा है, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की। तीसरा है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए आपको दिया है 1, 2 और 3 सही है, बी है 1 और 3 सही है, सी है 1 और 2 सही है और डी क्या है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। क्योंकि जो वर्ष 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और क्वेश्चन में आपसे जवाहरलाल नेहरू पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। और जो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। और अस्थाई जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, संविधान सभा की अध्यक्षता इन्होंने नहीं की। और स्वतंत्रता से पूर्व के है प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है संघीय विधानमंडल को, बी है गवर्नर जनरल को, सी है प्रांतीय विधानमंडल को और डी क्या है प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे आपको बताना है। ए है सी राजगोपालाचारी, बी है जेबी कृपलानी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी क्या है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। और जेबी कृपलानी 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन के? तो मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष ये बने थे। और नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके इस्तीफा देने के बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, ये किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, बी है स्वतंत्रता विधेयक को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, सी है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए और डी है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रेडक्लिफ समिति थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त की गई थी। और किसने नियुक्त की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा ये नियुक्त की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? पंजाब और बंगाल की सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से दो आयोगों का गठन किया गया था। और सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा कौन कौन से थे ये? पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। और कब गठित किए गए थे ये भी याद रखिएगा। तो 30 जून 1947 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अष्टप्रधान नाम के मंत्रिपरिषद थी, तो किसके प्रशासन में थी आपको बताना है। ए है गुप्त प्रशासन में, बी है चोल प्रशासन में, सी है विजयनगर प्रशासन में और डी क्या है मराठा प्रशासन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अष्टप्रधान थे ये मराठा प्रशासन में थे।
अब क्या है कि शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों की व्यवस्था की थी, जिनका कार्य राजा को क्या है, परामर्श देना होता था। और ये जो अष्टप्रधान थे, कौन कौन होते थे? तो पेशवा, मंत्री, सुमंत, अमात्य, सचिव, न्यायाधीश, सेनापति और पंडित राव ये थे। तो इनके नाम भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है कालीकट, बी है भरूच, सी है कैम्बे और डी के है सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मुगल काल में सूरत बंदरगाह था, इसे क्या बाबुल मक्का कहा जाता था। और गुजरात में स्थित सूरत बंदरगाह था, और यहाँ से क्या था, हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, और इसीलिए इसे क्या है, बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नस्तालीक है तो क्या है, आपको बताना है। ए है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। बी है एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी। सी है मुगल शासकों द्वारा अधिग्रहित एक उपकार। और डी के है उलेमाओं के लिए आचार संहिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नस्तालीक क्या थी, एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस एक मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है मौर्य मूर्तिकला, बी है मथुरा मूर्तिकला, सी है भरूच मूर्तिकला और डी क्या है गांधार मूर्तिकला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांधार मूर्तिकला में क्या है, हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में इसमें होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। यानी कि आपको किस शिलालेख में जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं ये बताना है। ए है पहला और 10वां शिलालेख, बी है पहला और 11वां शिलालेख, सी है दूसरा और 13वां शिलालेख और डी क्या है दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख है, ये संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अब जो संगम राज्य है कौन कौन से थे? तो चोल, पांडे, सतयुक्त और केरल पुत्र। तो इन चारों के नाम भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संगम राज्यों में कौन कौन से आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।